हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज से हम बिल्कुल नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स। और लीगल एस्पेक्ट में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है फ्रेंड्स, यह बीकॉम बैफ या फिर आप बात करें कोई भी स्टूडेंट्स जो कि जैसे कि जिनका लॉ सब्जेक्ट है, मान लीजिए MBA है, LLB कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है यह वीडियो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ जो लोग UGC नेट कॉमर्स की पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है लीगल एस्पेक्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 10 है उनके लिए। और जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे हम प्रिपरेशन करवाते हैं UGC नेट के लिए, कॉमर्स, मैनेजमेंट इत्यादि सब्जेक्ट्स के लिए। यदि आप चाहते हैं इनके पेड बैचेस लेना तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि डाइव टू लर्न की ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो वहां पर के जाकर के जो है आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसका जो है यह पार्ट 1 है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम बात करेंगे केवल कुछ डेफिनेशंस की, बिल्कुल बेसिक से जो है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ काफी सारे एक्ट कवर करने वाले हैं। बहुत ही ऑसम से सीरीज होने वाली है फ्रेंड्स यह लीगल एस्पेक्ट्स की, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो है हम कुछ डेफिनेशंस पे चर्चा करेंगे। अगर हम बेसिक्स की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो यह आया कब था फ्रेंड? 1 सितंबर 1872। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 1 सितंबर 1872, यानी कि हमारी आजादी से भी काफी पहले यह एक्ट आया था। काफी पुराना एक्ट है यह फ्रेंड्स, और यह जो है आज के दिन में पूरे देश में लागू है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझिए कि यह जो एक्ट है इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यह जो एक्ट है इसके अलावा भी, इस एक्ट में जितनी चीजें लिखी हैं इसके बाहर भी इसका कवरेज है। यह कोई एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में। तो कई सारे जो है इसके रिलेटेड एक्ट भी हैं, जैसे कह सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंश्योरेंस। ये सब जो है सेपरेट एक्ट में इसी एक्ट को बेस मान करके बने हैं, इसी एक्ट के जो है आधार पर बने हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे वन बाय वन। फिलहाल इस एक्ट में, क्योंकि यह बहुत ही मेजर एक्ट है, सबसे पहले कुछ मेजर तथ्यों पे बात कर लेते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म पे, और उनको मीनिंग पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो है कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे चर्चा करेंगे, चाहे वह प्रपोजल है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, अग्रीमेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है, यह इस जो लेक्चर का जो है प्रारूप रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में हम समझते हैं कि ऑफर क्या होता है फ्रेंड्स। ऑफर या कहें या प्रपोजल कहें, दोनों एक ही चीज है। तो अगर लॉ की भाषा में डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, व्हेन अ पर्सन इज मेड अ प्रपोजल when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something। तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। या तो एक पर्सन जो है ऑफर करता है कोई काम करने के लिए, विलिंगनेस दिखलाता है, या फिर abstain from doing something, दोनों ही चीजें जो है ऑफर के अंतर्गत आती है। एक एग्जांपल से देखिए, एक व्यक्ति यदि कह रहा है, ऑफर दे रहा है, I want to buy your car for rupees 2 lakh, do you want to sell? हम तुम्हारे कार को जो है खरीदना चाहते हैं 2 लाख में, और तुम क्या इसको बेचना चाहते हो? यह पर्सन जो है ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है। यहाँ पर हम इतना ही समझते हैं, इसको पूरे डायग्राम को हम आगे भी लेक्चर में यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इस डायग्राम से प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे। द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। तो जो व्यक्ति ऑफर दे रहा होता है, आई वॉन्ट टू बाय योर कार, डू यू वॉन्ट टू सेल, तो ये क्या बन जाता है? प्रपोजर या ऑफरर बन जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति खरीदने वाला होता है, बेचने वाला होता है, वो यहाँ पे क्या बन जाता है? प्रपोजी या फिर ऑफरी बन जाता है। प्रपोजल में जो है 2 हिस्से होते हैं, पर्सन
who makes the proposal is called promiser and the person who accepts such proposal, ठीक है मुझे जो है पैसे दे दो मैं कार बेच दूंगा, so the person who accepts such promise is called a promisee। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स थे यहाँ पे। तो प्रपोजल मतलब क्या होता है, ऑफर इस बंदे ने दिया, प्रपोजर या ऑफरर ने जो है ऑफर दिया और आपके ऑफरी या प्रपोजी ने जो है इसको एक्सेप्ट किया। तो ऑफर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एसेंट, इसने हामी भर दी, तो ये क्या बन गया आपका प्रपोजल बन गया, टोटल प्रपोजल बन गया। तो प्रपोजल फ्रेंड्स जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एग्रीमेंट का। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑफर दिया जाएगा, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है। एवरी एग्रीमेंट स्टार्ट्स विथ वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर टू अनदर पार्टी टू डू और टू एब्सटेन, यानी किसी चीज को करने के लिए या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट, किसी चीज को ना करने के लिए, और टू प्रोवाइड अ सर्टेन सर्विस, सर्विस भी इसमें शामिल होती है। इट बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। सो सबसे पहले जो है ऑफर होता है और ऑफर जब एक्सेप्ट किया जाता है, प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। डेफिनेशंस पे कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू बी व्हेन अ पर्सन made a proposal to another to whom proposal is made. If the proposal is assent thereto, the proposal becomes accepted proposal. तो proposal जब accepted proposal हो जाता है तो क्या बन जाता है, वह promise बन जाता है। offer becomes a promise when it is acceptance. So acceptance important होता है आपके promise में। जब proposal accept हो जाता है तो वह promise बन जाता है। ये चीज आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है कुछ चीजों का आपको और भी ध्यान में रखना है। देखिए, द डेफिनेशन रिक्वायर्स अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। ऑफर में हम बात करते हैं किसको, यहाँ पर एक व्यक्ति का होना जरूरी है या फिर वो पर्सन का होना जरूरी है जिसको ऑफर दिया जा रहा हो। द पर्सन पार्टीज इन द स्टेप, one has to be in a position to fully understand all the aspect of proposal। कहने का मतलब यहाँ पे यदि दो पार्टी है, पहला पार्टी जो है ऑफर दे रहा है, दूसरा पार्टी ये फुल्ली पोजीशन में होना चाहिए कि पहला पार्टी अगर बोल रहा है, मान लीजिए इस पार्टी के पास जो है दो कार है, अब ये कह रहा है आई वॉन्ट टू बाय योर कार, ही इज नॉट बीइंग स्पेसिफिक कि इसके पास जो दो गाड़ियां हैं उनमें से कौन सा गाड़ी खरीदना चाहता है। हो सकता है एक गाड़ी जो है उसके पास मर्सिडीज हो, दूसरी गाड़ी जो है मारुति की ऑल्टो हो। सो इस बंदे ने समझा कि 2 लाख वो जो है मर्सिडीज के लिए दे रहा है, लेकिन यह तो अग्री किया था इसने 2 लाख किसके लिए, अपने ऑल्टो के लिए। तो यहाँ पे जो है दोनों दूसरा जो व्यक्ति होना चाहता है उसको फुल्ली अंडरस्टैंड होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट प्रपोजल का। signifies his assent there to definition में जो मीनिंग दिया है इसका क्या मतलब है, means the person in the point 1 accepts the or agrees with the proposal after having fully understood it. Once the person accepts the proposal, the status of the proposal changes to accepted proposal and accepted proposal becomes a promise. This we have seen. Note that this proposal is not a promise. Promise जब proposal accept कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है। फॉर प्रपोजल टू बिकम अ प्रॉमिस इट हैज टू बी अ एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो प्रपोजल अपने आप में हमने प्रपोज किया कि मैं तुम्हारी मर्सिडीज 2 लाख में खरीदना चाहता हूं, लेकिन अगर सामने वाले ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वह क्या प्रॉमिस बनेगा, द आंसर इज नो, तब वह प्रॉमिस नहीं बनेगा। प्रॉमिस केवल एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है। वापस आते हैं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं प्रपोजल की। तो देखिए, according to section 2A, when a person made a proposal, when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something। ये डेफिनेशन है ऑफर का, प्रपोजल का। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, when a person made a proposal to another to whom the proposal is made, if the proposal is assented thereto, the proposal becomes a accepted proposal and accepted proposal is called what, promise। ये दोनों डेफिनेशन आपको एज इट इज ध्यान में रखना है। तो 2 डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। अब जो है ऑफर्स के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, इसको अभी हम स्किप करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसको तभी हम देखेंगे जब हम ऑफर को पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, पर्टिकुलर आगे आने वाली चैप्टर्स में। सो स्किपिंग इट फॉर नाउ। इसी तरह टाइप्स ऑफ ऑफर की भी हम बात करेंगे जब हम ऑफर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या कवर किया, हमने बात की
ऑफर की या प्रपोजल की, और ऑफर या प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस किया गया तो वो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, प्रॉमिस बन जाता है। इतना हमने कवर कर लिया है। अब हम थोड़ी सी बात एक्सेप्टेड प्रपोजल के ऊपर और भी कर लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। देखिए, सेकेंड स्टेज होता है यह एग्रीमेंट का। पहला स्टेज में हमने क्या किया, हम पहला स्टेज में हमने केवल प्रपोजल या ऑफर रखा है, मैं तुम्हारा कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूं, यह एक ऑफर है। इसके बाद जो है, जिस बंदे की गाड़ी होगी, अगर वह अनुमति देता है, अगर वह एक्सेप्टेंस देता है, तब जाके वह प्रॉमिस बनता है। यही अभी तक हमने समझा है। सो फार सो गुड। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज दैट इज एक्सेप्टेंस को थोड़ी सी और डिटेल में समझते हैं। इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ अग्रीमेंट आफ्टर ऑफर। ऑफर के बाद जो है फ्रेंड, यह दूसरा स्टेज है। ऑफर पहला स्टेज, एक्सेप्टेंस दूसरे स्टेज एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेज बन जाएगा प्रॉमिस। तो देखिए, इन दिस स्टेज व्हेन अ पर्सन makes the offer to another person, the other person, if he desires to accept the offer of the party, this act of accepting the offer to the other party is called acceptance. वापस एग्जाम्पल पे जाके देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने जो है क्या किया, ऑफर किया कि मैं तुम्हारी गाड़ी जो है 2 लाख में लेना चाहता हूं। मान लीजिए इसने ऑफर जो किया है वह किसके लिए किया है, ऑल्टो के लिए किया है। तो इस व्यक्ति ने बोला ठीक है, मैं अपना ऑल्टो जो है 2 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं। जैसे ही इस व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस दे दी, ये जो अदर पर्सन है इसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। एक्सेप्टेंस के बाद ही आता है फ्रेंड थर्ड स्टेज, दैट इज योर प्रॉमिस। So the act of accepting the offer of the other party is called acceptance. It means that the offeree or the person who accepts the offer has agreed to all the terms and conditions of the offer as set by the offeree with free consent. ऐसा नहीं, free consent को भी हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं कि डरा धमका के गन शॉट पे जो है आप बोल रहे हो कि मेरी ऑल्टो जो है आपको 2 लाख में देनी ही है। ऐसा फ्री कंसेंट फिर नहीं होगा। अगर वहां पे कोर्जन, किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं हो, तभी वह फ्री कंसेंट कहलाएगा। सो डेफिनेशन की बात करते हैं यदि एक्सेप्टेंस की। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन टू whom proposal is made, if the proposal is assented thereto, it becomes acceptance. Now this definition is much clearer to you. लीगल रूल्स ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस की यदि हम बात करें, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, है ना। जो मोड में, अगर उनको जो है एक्सेप्टेंस वर्बल होगा तो वर्बल भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। अगर एक्सेप्टेंस लिख के देना है तो डिपेंडिंग ऑन द मोड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, it can be in that particular mode. So acceptance must be given before the lapse of time or within reasonable time. Acceptance ऐसा नहीं है कि आपने, एक व्यक्ति ने, ए ने जो है ऑफर किया मैं तुम्हारी गाड़ी 2 लाख में खरीदूंगा, और एक्सेप्टेंस जो है यह 5 साल बाद देते हैं, जबकि कार की जो है स्क्रैप वैल्यू भी जो है वो 0 बन जाती है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम और विद इन reasonable time. Reasonable time means that here. So acceptance must be unconditional, third condition, and acceptance must be given by any person in case of a general offer. This general offer क्या होता है, expected explicit offer क्या होता है, implied क्या होता है, इस सब को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए इसको होल्ड करते हैं फ्रेंड्स। कुछ और लीगल क्राइटेरियाज हैं। Acceptance may be given by any of the specific person in case of specific offer. Acceptance must be communicated. Classical case here यहाँ पे Bodgon versus Metropolitan Railway Corporation. Mental acceptance is no acceptance. Very important point to note here. यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। Mental acceptance is no acceptance, और acceptance must not be derived from silence. Silence का मतलब जो है acceptance नहीं होता है friends. And acceptance must not be precedent to offer. Acceptance offer के पहले नहीं हो सकता है। So नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं। अब थर्ड डेफिनेशन है अग्रीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सारे डेफिनेशंस, चाहे हम बात करते हैं ऑफर की, चाहे हमने बात की एक्सेप्टेंस की। अब थर्ड टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पर अग्रीमेंट का। सो
सबसे पहले क्या किया गया फ्रेंड, एक बार रिकैप ले ले। सबसे पहले जो है प्रपोजल या ऑफर दिया गया। प्रपोजल या ऑफर देने को जो जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो वह क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर अग्रीमेंट। तो यही थर्ड स्टेज है अग्रीमेंट का। इट अराइजेस आफ्टर द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी एंड बोथ आर विलिंग टू एंटर इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन। द टर्म अग्रीमेंट मीन्स अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस भी हो सकता है और सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकता है बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। कंसिडरेशन यहाँ पर शॉर्ट में याद रख लीजिए समथिंग इन रिटर्न कह सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे अग्रीमेंट क्या है, देखिए एक पार्टी जब प्रपोजल ऑफर देता है और दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेता है किसी कंसिडरेशन के एवज में, तो ये क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। सो अग्रीमेंट, देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। एग्जाम्पल हम वापस अपने कार वाले एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। तो देखिए कार वाले एग्जाम्पल में क्या था, कार वाले एग्जाम्पल में एक बंदे ने कहा, वह दूसरे बंदे को 2 लाख में ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हारी गाड़ी 2 लाख में खरीद लूंगा। अब दोनों साइड में देयर इज अ प्रॉमिस, ठीक है, उसने सहमति भर दी और उसने 2 लाख रुपए ले लिए और गाड़ी जो है ट्रांसफर कर ली। सो अग्रीमेंट में क्या हो रहा है, प्रॉमिस दोनों साइड से हो रहा है, दोनों साइड जो है सहमति दिखा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 टू ए ने क्या किया, प्रॉमिस किया अपनी वॉच बी को देने के लिए और बी ने उसके बदले में क्या दे दिया, उसको 2000 रुपए दे दिए। सो दिस इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा ए और बी के बीच में। अ प्रॉमिस इज अ रिजल्ट ऑफ ऑफर proposal by one person and his acceptance by other. For example, when A makes a proposal to sell his watch to B for ₹2000 and B accepts the proposal, it results from a promise between these two person. इस दोनों person के बीच में क्या हो गया है, एक promise हो गया है। Such a promise between another example है tractor owner and farmer which involves a consideration for 1000 is called agreement. दोनों पार्टी के बीच में कहने का मतलब है, वापस इसके सिंपल मीनिंग पर आते हैं। It means that when one party makes proposal to another person, other person accepts the proposal in exchange for certain consideration. This can be termed as agreement. So agreement को हम अगर define करें तो agreement means every promise or set of promise forming consideration for each other is called agreement. सो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट किस पर बेस्ड होता है फ्रेंड, एग्रीमेंट बेस्ड होता है आपके प्रॉमिस पर। और प्रॉमिस जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो एक और टर्म की जो है चर्चा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के एवज में जो है आप दूसरा प्रोमिसेस कर रहे हैं, प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। सो अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बात की ऑफर की। ऑफर में जो है एक प्रपोजल दिया गया, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड प्रॉमिस इज और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस बिकम्स योर अग्रीमेंट। अब हम लास्ट बिट की बात करते हैं डेफिनेशन में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज योर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सो हमने अभी तक देखा एग्रीमेंट में क्या है, ऑफर भी है और एक्सेप्टेंस भी है। एक बार जो है हम चलिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर लेते हैं पहले, फिर हम जो है डिफरेंस समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहले एक बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हम बात करें तो यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट मर्केंटाइल लॉ ऑफ द कंट्री है। 1 सितंबर 1872 स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हमने बोला था, यह जो है होल ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है अब आज के डेट में। सो इससे ही निकल के कई सारे एक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यदि हम बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इसी को बेस मान के जो है वो सारे एक्ट्स भी हम पढ़ने वाले हैं। दिस एक्ट इज मेंट टू इंश्योर द राइट्स ऑफ एक्ट अग्रीड बिटवीन द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर लीगली इन्फोर्स्ड। होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट फॉर नाउ, हम इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट
इनफोर्सिबल बिफोर द लॉ। ये कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पर दो मेजर एलिमेंट हमने देखा, एक तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है, और कैसा अग्रीमेंट है, जो कि enforceable by law है। So in order to understand the contract in the light of Indian Contract Act 1872, we need to define and explain these two pivots in a definition of contract. So let's talk a bit more about agreement and enforceable by law. तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दो टर्म है। क्या पहला टर्म क्या है, अग्रीमेंट, और दूसरा टर्म क्या कहता है, अग्रीमेंट शुड बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तभी जाकर के वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा तो इस दोनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इसलिए हम कह सकते हैं, मान लीजिए हम ए बोलता है बी को कि हम तुम्हारी कार खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। अगर वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं ऑल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ एंड देयरफॉर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी जो अग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट होते ही होते हैं। तो इस पे हम और चर्चा करेंगे। सम अग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो कैसे एग्रीमेंट से एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। तो देखिए, अग्रीमेंट टू सेल अ रेडियो सेट एनी बी अ कॉन्ट्रैक्ट, but an agreement to see a movie may be a mere agreement not enforceable by law। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपके को जो है प्रॉमिस किया कि हम दोनों साथ मूवी देखने जाएंगे, और मूवी देखने के टाइम पर वह आया ही नहीं, गायब हो गया, तो क्या आप उसको कोर्ट में सू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये अग्रीमेंट तो हो गया, उसने वर्बली अग्री किया था, ठीक है मैं मूवी देखने आऊंगा, लेकिन कहीं पे रिटर्न में आपको नहीं दिया था, आप उसको जाकर कोर्ट में सू नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा एग्रीमेंट हो गया, ये ऐसा एग्रीमेंट हो गया जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। So if an agreement between the farmer and the tractor owner is given force under law, it becomes a contract। तो जो भी कहने का मतलब एग्रीमेंट है जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, वही जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस पर हम और बात करेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट जो है फ्रेंड बड़ा टर्म है, और वो सारे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर लाई करते हैं, अग्रीमेंट का छोटा सा हिस्सा, ये वाला जो रीजन है, यह क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, केवल वही एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। बाकी सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, अगर इस सारे रीजन की हम बात करते हैं, तो ये सारे एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट तो है ही है, प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस पर थोड़ी सी विस्तार से बातें करते हैं। देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट but all agreement are not contract because agreement of moral, religious or social nature, example a promise to take lunch together at a friend's house or to take a walk together are not contract। ये क्या जो है, एग्रीमेंट है। अगर आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं आपके घर लंच पे आऊंगा, या फिर हम दोनों वॉक पे साथ पे जाएंगे, तो ये सारे एग्रीमेंट तो हैं, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर फ्रेंड आपके घर नहीं आता है या फिर आपके साथ वॉक पे नहीं जाता है, तो क्या आप उसको लॉ में सू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिंपल रीजन इज दैट द पार्टीज वर नेवर इंटेंडेड दैट दे शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात पहले नहीं हुई थी। इसके लिए अगर बिजनेस के टर्म्स में हम बात करते हैं, तो इन बिजनेस अग्रीमेंट्स the pre-assumption is usually that the parties intend to create legal relation। बिजनेस में ये pre-assumption होता है कि legal relation की जो है बात के लिए ही agreement किया गया है। Example, an agreement to buy a certain specific good at an agreed price, example 10 bags of wheat at 500 per bag is a contract because it gives rise to duty enforceable by law, and in case of default by other party, an action
फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी इन्फोर्स्ड थ्रू अ कोर्ट। तो कहने का मतलब बिजनेस एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक व्यक्ति ने कहा है कि वह बी व्यक्ति को जो है 10 बैग देगा वीट का 500 पर बैग, लेकिन जब देने के दिन में क्या हो गया, वह मुकर गया, वह बोल रहा नहीं मैं 500 में नहीं दूंगा, मैं 600 में दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये डिफॉल्ट हो गई ऑन द पार्ट ऑफ ए और ईदर पार्टी, और इसकी वजह से बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है कोर्ट में सू कर सकता है। दूसरा पार्टी जो है, जो ग्रीव्ड पार्टी है, वह कोर्ट में जाकर के सू कर सकता है। इसीलिए यह कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि एग्रीमेंट। So provided that all the other element of valid contract are laid in section 10 are present, namely the contract was in free consent of the parties to contempt to contract for a lawful consideration and a lawful object. So कहने का मतलब बाकी जो elements है, essential elements of a valid contract हैं, जो 9 elements है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि 9 element में कुछ element यहाँ पे mention है, free consent होना चाहिए, डरा धमका के जो है दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनमें से कोई माइनर नहीं होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन जो है वह लॉफुल होना चाहिए, और किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हम अगर बात करते हैं मर्डर के केस के लिए जो है एग्रीमेंट किया है दोनों पार्टी ने कि किसी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को सुपारी दी है कि एक बंदे को जो है आपको मार गिराना है, तो तब वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें लॉ इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर यह कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पूरा नहीं भी किया गया है तब भी वह लॉ में नहीं जा सकता है। तो ऐसे इलीगल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नल एंड वॉइड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज अ मच ब्रॉडर टर्म, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जो कि केवल इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में क्विकली डिस्क्रिमिनेशन की। सो कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, कॉन्ट्रैक्ट एक स्मॉलर टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट वही सारे एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं। अग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें डेफिनेशन हमने देखा था, एवरी प्रॉमिस एंड अ सेट ऑफ प्रॉमिस दैट आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग एंड एक्सेप्टेड बाय द पार्टीज इज इन्वॉल्व्ड इन अ अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह लीगली इन्फोर्सेबल होता है। अग्रीमेंट की हम बात करें, यह सोशली एक्सेप्टेबल हो सकता है लेकिन मे और मे नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन की बात होती है। यहाँ पर अग्रीमेंट में जैसे आपके फ्रेंड के घर जाकर के आप डिनर कर रहे हैं या उसके साथ वॉक पे जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, तो ये सारा लीगल ऑब्लिगेशन की बातें नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में सोशल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो अग्रीमेंट, दिस वी हैव सीन, एंड अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने कपल ऑफ डेफिनेशन की जो है इसमें बात कर ली। एक बार जो है सम अप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की ऑफर और प्रपोजल की। हमने देखा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो है ऑफर दे रहा है। ए बोल रहा है बी को कि मैं तुम्हारी गाड़ी जो है 2 लाख में खरीद ले रहा हूँ, और जब बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, सो एक्सेप्टेड ऑफर क्या बन जाती है, प्रॉमिस बन जाती है। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस आपका अग्रीमेंट बन जाता है, और अग्रीमेंट का जो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वह कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ऐसी ऑसम सी वीडियोस को पाने के लिए। कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप रीच आउट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो है आप कोर्सेज को भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक